हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद नोट्स। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर एक सीरीज चलाई है अगेन, क्योंकि ये सीरीज पिछले एग्जाम में भी चली थी और अब फिर से हम इस एग्जाम में भी आपकी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, सो दैट जिन स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको वो पता चल सके। तो यहाँ पर हम जो सब्जेक्ट आज पढ़ने वाले हैं दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे पहले हमने एक और वीडियो बनाई थी जो कि एमकॉम का कोड था 201, जिसके अंदर हमने इंटरनेशनल बिजनेस को अच्छे से स्टडी किया था और साथ ही साथ मैंने पैटर्न को भी काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि आपसे कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स का क्या क्या पूछा जाता है, वो चीज मैंने आपको बताई थी। इस क्वेश्चन पेपर में उस चीज को तो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट वीडियो में वो मैंने काफी डिटेल में आपको बताया था। जस्ट यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो एमकॉम का है, एमकॉम, ठीक है। एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है और कोड रहेगा आपका 202 और इसका जो सब्जेक्ट का नेम है दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस है, जो पैसा है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, उसको किस तरीके से एक्वायर किया जाएगा, उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, वो सारा किसके अंदर आता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर का रहेगा और जो ये पेपर है दैट इज सीडीएलयू का क्वेश्चन पेपर है 2021 का, ठीक है। तो 2021 का एमकॉम सीडीएलयू का क्वेश्चन पेपर सेकेंड सेमेस्टर। और इसके साथ साथ अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी, साथ ही साथ कंटेंट्स भी आपको मिलते रहेंगे। और अगर आप लोग पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं, तो पर्सनल कोचिंग के लिए मैंने एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन ओपन किया है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपना जो नेम है प्लस आपके सब्जेक्ट का नेम, आपके कोर्स का नेम और सिलेबस आपको सेंड करना है। किसमें? एक ईमेल है दैट इज खुशी रानी 1137। इस ईमेल पे आपको क्या करना है, अपनी सिलेबस को सेंड करना है बेसिकली। तो वहां पर आपसे पर्सनली टॉक किया जाएगा कि आपको किस तरीके से गाइडेंस चाहिए या पर्सनल कोचिंग चाहिए, तो आपको सारी चीजें वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। मस्ट है यहाँ पर सिलेबस को पुट आउट करना, बिना सिलेबस आपसे वहां पर किसी भी तरह की कोई भी बात नहीं की जाएगी, सिलेबस के बाद ही आपसे वहां पर बात की जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं सेकेंड पेपर की। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं टेलीग्राम चैनल आपको बताना भूल गई। टेलीग्राम चैनल 2 है, एक है स्टडी विद नोट्स और एक है स्टडी विद नोट्स नेट जेआरएफ। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ यूट्यूब की जो फ्री वीडियोस हैं उनका एडवांटेज साथ साथ उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को, जिसमें आपको पता है कि 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं। जिसके अंदर पैटर्न क्या रहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है उसमें 7 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट, जिसका जो मार्क्स रहते हैं दैट इज 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए? 14 मार्क्स। और आपको 4 यूनिट्स होती हैं, चारों यूनिट्स में आपसे 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एनी 1 करना होता है। तो टोटल हो गए 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन 14 मार्क्स ईच, दैट इज अबाउट टू बी 56 मार्क्स। तो 56 एंड 14 इज 70। तो आपको यहां पर 56, सॉरी 50 नॉट 7, इट्स 56। तो 56 एंड 14 70 यहाँ पर टोटल आपका मार्क्स का पेपर होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है कि जब भी आप मनी की बात करते हो तो वो टाइम टू टाइम क्या है, मनी की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे पहले के टाइम में कि हम 1 रुपए में बहुत सारा कुछ खा लेते थे, या हमने भी अपने टाइम में देखा कि 1 रुपए में 4 कैंडीज आती थी, 4 टॉफीज आती थी। लेकिन आज के टाइम पे 1 रुपए में सिर्फ 1 कैंडी आती है, 1 टॉफी आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू है मनी की वो एज पर टाइम क्या है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इसी बेसिस पे एक कंसेप्ट आया है दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो बहुत इजी है। उसके बाद कैपिटल बजटिंग की बात आती है कि जो कैपिटल कंपनी में आएगी उसको हमें किस तरीके से एलोकेट करना है, कहां कहां पर लगाना है, दैट इज कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर की कैपिटल स्ट्रक्चर डेट एंड इक्विटी का हम रेशो बोलते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? रेशो ऑफ डेट एंड इक्विटी, जहां पर हम ये देखते हैं कि हमें जो पैसा कलेक्ट करना है, जो हमें पैसा एक्वायर करना है, फंड एक्वायर करना है, वो किस रेशो में होना चाहिए, डेट लेना है, इक्विटी लेना है, किस रेशो में लेना है, वो सब कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर में होता है। और इस रेशो को हमें क्या रखना होता है? ऑप्टिमम रखना होता है, बिल्कुल परफेक्ट रखना होता है। फिर आता है पब्लिक डिपॉजिट, फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल।
कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर जो ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे हम EOQ भी बोलते हैं, दैट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट है वो अपनी रीस्ट्रक्चर करती है, रिनोवेट भी हम इसको बोल सकते हैं, तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे बड़े क्वेश्चंस। ये तो हमारे क्वेश्चंस थे ना 7 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, टोटल 14 मार्क्स हो गए यहाँ पर, तो 14 मार्क्स के ये क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद यूनिट आती है फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट क्या कहती है, 2 क्वेश्चंस एनी वन, इन दोनों में से हमें क्या करना है, कोई एक क्वेश्चन हमें उठाना है और उसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट क्या बोला गया, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट मतलब प्रायर रिक्वायरमेंट है किस चीज के लिए, फॉर शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कहता है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अगर हमें इंक्रीज करना है, वेल्थ को हमें मैक्सिमाइज करना है, तो उसके लिए जरूरी है क्या, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर्स कैन बी इम्प्रूव्ड देयर वेल्थ, या फिर मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपनी वेल्थ को। डू यू एग्री, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, अगर आप एग्री हो तो हाँ लिख देना, नहीं तो ना लिख देना। बाकी अगर इसका देखा जाए तो बिल्कुल सही बोला गया कि अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अपने आप ही हो जाता है। और ऑन द अकाउंट ऑफ एडवांटेज, आपको एडवांटेज बतानी है और डिसएडवांटेज बतानी है ऑफ दिस गोल। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट बताई गई है, अगर आप इसके एग्री में हो या नहीं हो, आपकी इसकी एडवांटेज या डिसएडवांटेज बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, डिस्क्राइब द डिसीजन ट्री अप्रोच। डिसीजन ट्री अप्रोच क्या होती है टू द कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में डिसीजन ट्री अप्रोच कि कैपिटल जो डिसीजन है वो किस तरीके से लिया जाता है, किस मेथड को फॉलो किया जाता है, और साथ ही साथ आपको एग्जामिन करना है सुटेबिलिटी ऑफ दिस अप्रोच, कि ये जो अप्रोच है वो किस हद तक सुटेबल है, आपको ये भी साथ साथ बताना है। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप लोगों को अगर डिसीजन ट्री आता है तो आप इस क्वेश्चन को काफी इजिली कर लोगे। अदरवाइज डिसीजन ट्री अप्रोच के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना था। अब जो ये क्वेश्चन है ये आ गया भाई प्रैक्टिकल। अब हमारे क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन पेपर में अगर प्रैक्टिकल आ जाता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको स्किप करना अच्छा समझते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या चीज रहती है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप जितना मर्जी अच्छे तरीके से कर लो, आपको जो एग्जामिनर है वो 14 में से अबाउट टू भी अगर आपने बहुत अच्छा किया ना तो आपको 12 या 13 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है अगर उसको आपने बिल्कुल परफेक्ट किया है तो 14 आउट ऑफ 14 आपके बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन के मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चांस भी रहता है कि आपसे थोड़ी मिस्टेक भी हो गई तो आपका पूरा क्वेश्चन गया। तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो ऐसा रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता। तो यहां पर देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्सेल इंडस्ट्री लिमिटेड हैज एसेट 1,60,000 की एसेट है विच हैज बीन फाइनेंस्ड विद ₹52,000 ऑफ द डेट, एंड मतलब डेट लिया है 52,000 रुपए का, और 90,000 की इक्विटी ले रखी है, और जिसके पास जनरल रिजर्व है 18,000 रुपए का। द फर्म टोटल प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब जो टोटल प्रॉफिट है इंटरेस्ट और टैक्स के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 31 मार्च 1998, मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, इतना। 8% इन्होंने बोला इंटरेस्ट लगाना है ब्रॉव्ड फंड पे, और 50% जो है वो टैक्स ब्रैकेट है, मतलब टैक्स जो है वो 50% का लगाना है। इट हैज 900 इक्विटी शेयर्स, मतलब 900 आपके पास इक्विटी शेयर्स है, 100 ईच, मतलब यहाँ पर अगर हम 100 ईच कर दें तो टोटल इसकी वैल्यू कितनी निकल रही है, दैट इज 90,000। ओके, तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस रखेंगे दैट इज 120, मतलब आपका जो 20 रुपीज है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। तो 120 में आपने उसको सेल कर दिया, तो आपको क्या बतानी है, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब यहाँ पर आपको जो बतानी है दैट इज वेटेज, या जिसे हम कंबाइंड भी बोलते हैं। आपका ना ये जो नेट में अगर आप हो तो ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं था। नेट का पेपर में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था जिसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट को आपको फाइंड आउट करना था नेट के पेपर में। तो अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर देखा करो। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, वहां पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा छोटा रहता है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीजें दे रखी हैं और आपको कैलकुलेटर की भी नीड पड़ सकती है इस टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन नेट के एग्जाम में आपको इतनी ज्यादा कैलकुलेटर की नीड नहीं पड़ती है। तो एज पर दिस अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो दैट इज MM अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो मैं तो भाई इस क्वेश्चन के साथ जाती, क्योंकि सेकंड ऑप्शन देखते ही मेरा जो क्वेश्चन है दैट इज MM अप्रोच। MM अप्रोच तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में भी आता है और डिविडेंड थ्योरी में भी आता है, तो आपको MM अप्रोच तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
तो इसमें आपसे पूरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, दैट इज एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल द आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जहां पर आप किसी भी सिक्योरिटी को एक मार्केट में सस्ते अमाउंट पर खरीदते हो, दैट मीन्स लेस अमाउंट पे खरीदते हो एक मार्केट से, और उसे सेल कर देते हो कहां पर, सेकेंड मार्केट में। सेल कहां कर दी, सेकेंड मार्केट में, लेकिन किस अमाउंट पे, हाई अमाउंट पे, सो दैट आप इसके जो बीच का अमाउंट है ना वो एज अ प्रॉफिट अर्न कर लो। ठीक है, तो हेजिंग भी इसके अंदर होती है, आर्बिट्रेज प्रोसेस भी इसके अंदर होती है एमएम अप्रोच के अंदर। तो दोनों अप्रोचेज यहाँ पर देखने को मिलती है कैपिटल स्ट्रक्चर में टू अचीव द इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल को अचीव करने के लिए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन। अगर मैं होती तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन के साथ जाती, क्योंकि एमएम अप्रोच आपसे पूछा गया। कुछ और क्वेश्चन होता तो हम देख लेते भाई कि फोर्थ क्वेश्चन के साथ जाना है या फिफ्थ के साथ जाना है, लेकिन एमएम अप्रोच तो आपको करनी है कैपिटल स्ट्रक्चर में भी और डिविडेंड थ्योरी में भी। उसके बाद अगर हम यूनिट नंबर थर्ड में जाएं, यूनिट नंबर थर्ड क्या कहती है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पर बतानी है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए वर्किंग कैपिटल की क्या इंपॉर्टेंस आपसे वो पूछी गई है। व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज, अब देखो वर्ड्स के साथ मैन्युपुलेशन करके आपको कंफ्यूज किया जाता है। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है रिजल्ट्स, कि व्हाट विल बी द रिजल्ट्स फॉर द एक्सेस और शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। कहते हैं वर्किंग कैपिटल एक्सेस हो जाए या फिर शॉर्टेज हो जाए वर्किंग कैपिटल की, तो क्या रिजल्ट निकल के आएंगे, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट निकलने को दिखेगा हमें, क्या हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो वो रिजल्ट्स हमें बताने हैं एज पर द वर्किंग कैपिटल एक्सेस और शॉर्टेज। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है इसका, इस यूनिट का जो सिक्स्थ क्वेश्चन है वो ठीक है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन अगर हम देखें, दैट इज एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। हमें कैश को एफिशिएंट मैनेजमेंट करनी है, मैनेज करना है। विल द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश इनफ्लोज बाय डिसेंट्रलाइजिंग कलेक्शन एंड डिसेलरेटिंग द कैश आउटफ्लो बाय सेंट्रलाइजिंग द डिसबर्समेंट एंड डिस्कस एंड एक्सप्लेन। तो यहाँ पर मेन चीज आपको क्या बोली गई है कि आपको जो कैश मैनेजमेंट है उसको एफिशिएंट रखना है। किस तरीके से एफिशिएंट रख सकते हो, आप अपने कलेक्शंस को डिसेंट्रलाइज कर सकते हो, तो क्योंकि पैसा आना है किसी भी तरह से आ जाए, डिसेंट्रलाइज के कोई भी उसको रिसीव कर ले, लेकिन जब भी आपको पैसा आउटफ्लो करना है तो उसे आपको क्या रखना है, सिर्फ एक पॉइंट पे रखना है या फिर उसको कम करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है अपने जो मिशन है, जो कि हमारा कैश मैनेजमेंट का मिशन है, वो कंप्लीटली फॉलो हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ यूनिट अगर हम देखें तो फोर्थ यूनिट में भी दो क्वेश्चन है, एनी वन आपको करना है। तो एनी वन के अकॉर्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग शेयर एक्सचेंज रेशियो। तो शेयर एक्सचेंज रेशियो को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग रन व्यू ऑफ द अर्निंग ऑफ द टारगेट फॉर्म। तो टारगेट फॉर्म में किस तरीके से अर्निंग को व्यू किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर देखें ना एज कंपेयर टू सेकंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रह सकता है, जबकि ये थ्योरी वाला है। क्योंकि इसमें जो है ना, अगर आपको शेयर रेशो, शेयर एक्सचेंज रेशो के बारे में पता है तो आप उसके फैक्टर अफेक्टिंग अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो आप बना लोगे। अदरवाइज शेयर एक्सचेंज रेशो जो है इसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को नॉलेज होती है। तो एज पर दिस अगर हम सेकंड ऑप्शन पे चलें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो हमें बोला गया है कि हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तीन ही आपके फॉर्मूले हैं, सबसे फर्स्ट वॉल्टर मॉडल है, सेकंड गॉर्डन मॉडल है, उसके बाद आपका एमएम मॉडल आ जाता है। तो तीन ही मॉडल है, आप तीनों को अगर आप कर लेते हो तो काफी इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें देखो क्या पूछा गया है, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि स्टार्ट ईयर बैक विद अ पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑफ 40 लाख। तो 40 लाख की उसकी इक्विटी कैपिटल है जो कि पूरी पेड अप है। और उसके बाद अदर डिटेल्स आपको दे रखी है, अर्निंग ऑफ द कंपनी इज 4 लाख, उसके बाद डिविडेंड पेड 3,20,000, अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो 12.5 एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज 40,000। तो 40,000 जो इसकी टोटल शेयर्स हैं। उसके बाद इन्होंने बोला फाइंड आउट द कंपनी डिविडेंड रेशियो विच इज ऑप्टिमल अकॉर्डिंग टू द वॉल्टर मॉडल। अगर आपको वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला पता है तो आप इसको फाइंड आउट कर लोगे, अदरवाइज इट विल डिफिकल्ट फॉर यू। तो यहाँ पर मैं वॉल्टर मॉडल का आपको फॉर्मूला बताती हूँ। तो इसके अंदर जो वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला होता है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पी। हमें फाइंड आउट करना होता है पी। पी का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर, की मार्केट प्राइस क्या है, पी फॉर प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है पर शेयर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज अबाउट टू बी डी डिवाइडेड बाय के ई। अब डी सबको पता होता है, डी क्या होता है, डी इज डिविडेंड, और डिविडेंड भी कौन सा, डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, कौन सा डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर। और के ई मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये चीजें भी सबको पता होंगी। उसके बाद हमें प्लस करना होता है इसमें क्या चीज, दैट इज आर। आर मतलब इंटरनल
रेट ऑफ रिटर्न, क्या चीज, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इसके बाद हमें ब्रैकेट में लेना होता है ई मतलब अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर, मतलब अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डिवाइड किससे करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है के ई से, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। उसके डिवाइड में एक और चीज आती है, अब इसके डिवाइड में क्या आएगी, दैट इज के ई, अगेन के ई। ठीक है, तो के ई मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये हमारा टोटल फॉर्मूला रहता है किसका, एज पर वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग ये हमारा फॉर्मूला रहता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना आपके लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत इजीली आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सो मैं नेक्स्ट आपको हिंदी वर्जन भी दिखा रही हूँ, आपको सेम क्वेश्चंस हिंदी में भी दिए होते हैं, तो आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं तो आप ये जो क्वेश्चन पेपर है पूरा देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ, चाहे आप यूजी पीजी से रिलेटेड हैं या फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ मैंने आपको 2 टेलीग्राम चैनल भी बताए हैं, आप उन दोनों टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको यूजीसी नेट का पूरा सिलेबस एज वेल एज पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाती हूँ और प्लस के सब्सक्रिप्शन पे भी करवाती हूँ। और नेक्स्ट हमारा जो पेपर होगा दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट, नेक्स्ट डे आपके पास आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने 2 पेपर्स को कवर कर लिया है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप किसी भी तरह की कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यू कैन कमेंट मी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली, बाय, टेक केयर।